नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को ले। तो आप सभी का आकलन परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप सभी तैयारी में जरूर जुड़ लग जाएंगे। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नहीं जुड़ने से यहाँ पर पास होते होते भी आदमी फेल कर जाता है। इसलिए इससे आप इसको छोटे एवज में नहीं लेंगे। ये जो आकलन परीक्षा है इससे आपको वेतनमान भी मिल सकता है। ये आप दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये तो आकलन है, सिर्फ 10% के लिए हम दे रहे हैं। सरकार का कब दिमाग घूमेगा कोई गारंटी नहीं है। जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे, और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा। तो आप जुड़ करके पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब एक बात बता दें, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं पास कर पाएंगे, महसूस कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ जुड़ें, किससे जुड़ें, कैसे तैयारी करें जिससे 100% हम पास करें, क्या पढ़ लें, तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बातें सभी की चल रही है। तो सभी की जब ऐसी बातें चल रही है तो उन सभी का एक ही इलाज है कि आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए। कहीं जुड़िए या न जुड़िए, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, आप पास कर जाइएगा। क्योंकि सफलता इतनी आसान चीज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब रही बात कि आप अपने टेक्स्ट बुक से संबंधित आधारित प्रश्न को नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास समय नहीं है क्योंकि पारिवारिक हो गए हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम काम कर रहा है, और सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पर ही हमारा टीम काम कर रहा है। तो आप सभी को बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल, एनसीईआरटी सारे टेक्स्ट बुक का नोट्स, पीडीएफ मटेरियल और उसी स्तर का प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट सारा तैयार किया जा रहा है और आपको यहाँ पर दिया जाता है। और आप उससे जुड़ करके तैयारी, चाहे आप कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ करें, शाम को भी आपको समय मिलता है तो आपके व्हाट्सएप पर सारा चीज़ डाला हुआ रहेगा, वहाँ से जा करके आप एक बार पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद देखिए आपका जो है 101% पास होने का गारंटी आपको बनता है। तो आपको जितना नोट्स मटेरियल दिया जाए, जितना वीडियो दिया जा रहा है, बस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए, और दिक्कत है तो बात कर लीजिए 9631054226 पर। यहाँ आपको सारी समस्या का समाधान मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के बाद इस फोन नंबर पर जरूर कॉल करेंगे। तो चलिए चलते, आज हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में क्लास 6 का एक्सरसाइज 13 ब्रीथ सर्कल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सर्कल से इसी तरह के प्रश्न आपके मैथ सेक्शन के अंतर्गत पूछे जाएंगे, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस से हैं, ठीक है। तो मैथ के अंतर्गत आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न सर्कल से बना है वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर टेकअप किए हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा। यदि सर्कल से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो वहां से आपको 2 प्रश्न लेकर के आप आइएगा। यदि वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो 499 रुपए पेड करके जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा नोट्स, ऐसा पीडीएफ और सारा वीडियो किसी भी तरह से तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? 1, 2, 3 या अनंत? देखिए, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। ये वृत्त जो हम खींच सकते हैं, किसी केंद्र से खींचते हैं। तो अगर यहां से खींचा गया ये केंद्र लेकर के, तो ये आपका वृत्त का केंद्र हुआ, यहां पर मेन सेंटर। तो मेन सेंटर यानी वृत्त का जो सेंटर होता है वो केवल एक वृत्त का एक ही सेंटर हो सकता है, दूसरा और नहीं हो सकता है। नहीं तो दूसरा सेंटर होगा तो दूसरा वृत्त बन जाएगा। यानी 2 वृत्त है तो 2 सेंटर, और एक वृत्त है तो 1 सेंटर। यानी किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? ओनली फॉर 1 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है? आपको बताना है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है। मान लीजिए ये वृत्त है, यहां से हमने खींचा, इस केंद्र से, ये एक केंद्र है, इससे हमने ये वृत्त बनाया है, ठीक है, इस केंद्र से। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो भी रेखा खींची जाती है उसको हम लोग आर कहते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक यहां भी खींच सकते हैं, 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 यहां भी। अब इसकी देखिए, तो इससे क्या हो रहा है? इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कै गो हम त्रिज्या खींच सकते हैं, ये अनंत हो सकता है। तो एक वृत्त के केंद्र से अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है, और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होगी? उसका मान बराबर होगा, किसी का भी मान कम और बेसी एकदम नहीं होगा। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, कितनी त्रिज्याएं हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? चलिए, व्यास, एक वृत्त है ना, और ये केंद्र है।
तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले जो रेखा होती है, वृत्त के केंद्र से जो जीवा गुजरती है दोनों तरफ परिधि की ओर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। देखिए वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से ये दोनों परिधि तक मिलाएगी दोनों तरफ, तो इसको हम लोग कहेंगे व्यास। व्यास किसको कहेंगे, और नहीं तो ये जीवा हो जाएगा। लेकिन इसको व्यास कब कहेंगे, जब यह केंद्र से गुजर रहा है तब, नहीं तो अगर ऐसे मिलेगा तो इसको हम लोग केंद्र, इसको हम लोग व्यास नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो मान लीजिए ऐसे खींचा हमने, इस व्यास का नाम हो गया ए बी। फिर इस तरह से सेंटर से खींचा तो इसका नाम हो गया सी डी। इस तरह से सेंटर से खींचा तो इसका नाम हो गया ई एफ। यानी इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत हो सकता है, अनेक व्यास हो सकते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, किसी का यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं हो सकता है। इसलिए एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, अनंत व्यास होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, बहुत बार ये सारे प्रश्न आपका जो दिख रहा है यहाँ पर, सारे जगहों के आकलन के साथ साथ नियोजित शिक्षक जो हुए हैं उनमें भी ये प्रश्न सभी आए हुए हैं। अगला देखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, बताइए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त हम लिया यहाँ पर, ठीक है, एक वृत्त है, तो ये भी जीवा है, जो वृत्त के परिधि के दोनों तरफ जो लाइन मिलाती है उसको जीवा कहते हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब छोटा है। ये सब क्या है, छोटा है। जो सेंटर से गुजरेगा, जो सेंटर से गुजरेगा उसका आकार सबसे बड़ा होगा, और जो सेंटर से गुजरेगा उसको हम जीवा भी कह सकते हैं और उसको हम व्यास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, व्यास, डायमीटर कह सकते हैं। तो यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसको कहेंगे, केंद्र को कहेंगे, परिधि को कहेंगे, व्यास को कहेंगे, वृत्तखंड को। तो व्यास को सबसे बड़ी जीवा हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। एकदम बहुत ही अच्छा चीज है कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। देखिए, हम जब एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बना रहे हैं, यहाँ पर समझिए एक वृत्त बना रहे हैं, तो वृत्त के केंद्र से इधर जो हम खींचते हैं परिधि तक एक साइड, जिसे ओ वृत्त का केंद्र है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ओ ए त्रिज्या हो गया। अब वृत्त के केंद्र से फिर इधर भी खींचेंगे, फिर इधर भी खींचेंगे, तो ये अगर बी परिधि है तो ये क्या हो गया, आर हो गया। ये क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, ये भी आर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर और आर देखिएगा, तो ये पूरा डायमीटर हो गया। ये पूरा भाग को क्या कहेंगे हम, डी कह लेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, डी बराबर हो जाएगा ओ बी। डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी, और प्लस क्या हो जाएगा, ओ ए। डी बराबर ओ बी प्लस ओ ए। तो ओ बी कितना हो गया, आर हो गया, ओ ए कितना हो गया, आर हो गया। यानी आर आर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2r होगा। तो डी बराबर देखिए हो गया 2r। यही जो है आपका व्यास और त्रिज्या में संबंध बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए r बराबर 2d, r बराबर d/2, r बराबर d/2। तो हाँ, यहाँ पर क्या आया था, d बराबर कोई कह रहा है 2r, या r बराबर कोई कह सकता है कितना, d/2। वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर संबंध देखना है आपको। तो d बराबर 2r है, क्या है, d बराबर 2r है, r बराबर d/2 है, या d बराबर r/2 है। तो इसमें कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो है d बराबर 2r होगा या r बराबर d/2 होगा। ठीक है, r बराबर क्या होगा, d/2। तो ये दोनों सही यहाँ पर आ रहे हैं, दोनों सही आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसलिए आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये r बराबर हो जाएगा आपका d/2 या d बराबर हो जाएगा 2r। दोनों सही है, b और c दोनों ही ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आगे देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर, व्यास क्या होगा, तो व्यास क्या होता है, इधर 6 है तो इधर भी 6 है, और पूरा क्या कहलाएगा, व्यास। यानी d बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 6 यानी 12। या फार्मूला से जब आप चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, d बराबर होता है यहाँ पर 2r ना। व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना होता है, दुगना होता है। तो 2r, तो 2 × 6 यानी कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 12 इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर बना हुआ भी आपका है। एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, उसका पूरा ये व्यास दिया हुआ, पूरा व्यास कितना 42, तो उसका त्रिज्या आधा से होगा इधर, तो कितना होगा, तो आधा होगा। ठीक है, यानी 21 होना चाहिए। तो अब देखिए इसका सूत्र से आप देखिएगा तो होता क्या है, r अगर निकालना है तो r बराबर होता है d/2। तो d कितना है आपका, 42 है, 42/2, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसलिए कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा,
एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। देखिए कभी कभी एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना, कभी पूछता है वृत्त की परिधि ना, कभी बता दे रही, बहुत बार आया था, बहुत बार कन्फ्यूजन हुआ, वृत्त की परिधि पूछे या वृत्त का परिमाप पूछे। देखिए अलग अलग नहीं है, वही चीज़ है ना। तो परिमाप नाम लेने पर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि लो वृत्त के परिमाप कैसे निकालें, तो ये कन्फ्यूजन नहीं लिखना है। वृत्त का परिमाप जो है वो वृत्त का परिधि ही कहलाता है। जो चारों तरफ से हम लोग जोड़ते हैं उसको परिमाप कहते हैं। किस में? आयत में, वर्ग में, ये सब में परिमाप हो जाता है, लेकिन वृत्त में उसी को परिधि हम लोग कहते हैं, जो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी वृत्त का परिधि ना कह के परिमापो कह देता है, तो परिमापो कहेगा तो वह समझिएगा कि परिधि निकालना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है? 2 पाई r होता है। कितना होता है? 2 पाई r। अब इसी पर बना दीजिएगा। तो देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई r, तो 2 और पाई के मान ले लीजिएगा 22/7 और इंटू r ले लीजिएगा। तो r कितना है आपका? त्रिज्या 7 है, तो 7 हो गया। 7 से 7 एक बार में कटा, तो 22 दूनी कितना हो गया? 44 हो गया। तो 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 44 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? पाई r स्क्वायर होता है। पाई माने कितना हो गया? 22/7 और r का स्क्वायर, r मतलब 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो क्या होता है? पाई r स्क्वायर, तो 22/7 r स्क्वायर, तो 7 गुने 7 आप कर दीजिएगा। 7 से 7 एक बार कट गया, तो 22 7 54 से 154 और क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, उसी को हम लोग लिख लेंगे। तो 154 देखिए किस में आया हुआ है? तो 154 बी में है, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अभी हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको यहाँ पर डीपली वीडियो दे रहे हैं, और जब शाम को हम आते हैं तो एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। उस प्रैक्टिस सेट में आपको खुद बनाना होगा, हम सिर्फ आंसर उसका बोलते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाने समय इसको अच्छा से बना लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपको जितना पढ़ा है वह चीज़ है उसी को हम लोग कवर अप करते हैं। और देखिए जो नए अभी तक जुड़ रहे हैं वो इस तरह का नोट्स जो है अवश्य ले लेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने में? तो 499 रुपये में आपको मिल रहे हैं सारे दिसंबर तक का। कब तक का? दिसंबर तक जितनी भी पढ़ाई होगी इसके सारे नोट्स PDF वीडियो आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, और वहाँ से जब आप तैयारी कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से और ही NCERT बुक से हम करवा रहे हैं। तो सारे नोट्स PDF के लिए आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है जी, दिमाग में रख लीजिए। तो त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा कर दीजिए। तो व्यास कितना है? 22/2 यानी कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। 11 किस में आया है बताइए? तो 11 आपका आया है बी में, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें। एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, r कितना दिया हुआ है जी? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस वृत्त का व्यास कितना होता है? व्यास कितना होता है? त्रिज्या का दुगना, यानी 2 गुने कितना कर देगा? 24, यानी कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। 48 किस में है? तो बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा करने का माप बताइए। देखिए वृत्त के और एक परिक्रमा करने का मतलब वृत्त का परिधि या वृत्त का परिमाप निकालना है, एक परिक्रमा करने का मतलब। ठीक है, तो एक परिक्रमा करने का यहाँ पर कितना कर रहा है? वृत्त का परिधि कर रहा है, तो वृत्त का परिधि निकाल लीजिए। देखिए क्या होता है? 2 पाई r होता है ना, तो 2 पाई का मान 22/7 और इंटू r दिया हुआ है त्रिज्या 14, तो कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14। ठीक है, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना हो गया? 88। 88 किस में है? ये सी में है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सारे NCERT का नोट्स PDF और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिसंबर तक का पेड 499 रुपये करके आपको ये सारा नोट्स PDF आपको मिलते रहता है, और आप वहाँ से प्रैक्टिस करके फिर उसका वीडियो देख लीजिए, और शाम को एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है, उसकी भी तैयारी आप कर लेंगे, और शाम को यहाँ पर बहुत जल्द जो है फास्ट में आप टिकिंग करने का प्रयास करेंगे। अच्छा अंक, अच्छा स्कोर करना है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।